सुमन बहुत गोरी और सुंदर थी। सुमन के दो बेटे थे। उसके दोनों बेटे भी काफी सुंदर थे, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी दोनों बहू भी उसी की तरह गोरी चिट्टी और सुंदर आए। इसलिए एक दिन सुमन अपनी बहन नताशा से बात करती है। नताशा, मेरे दोनों बेटे वीर और प्रेम शादी के लायक हो चुके हैं। सोच रही हूँ दोनों भाइयों की एक साथ ही शादी करवा दूं। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो दीदी। जानती थी नताशा ये खबर सुनकर तुम भी इसी तरह बात कहोगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे भाई, आखिर तुम बड़े बड़े लोगों का रिश्ता लगवा चुकी हो, फिर मेरे दोनों बेटे क्या है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों के लिए तुम ही कोई अच्छी सी लड़की देखो। क्यों नहीं दीदी, बस तुम मुझे कुछ दिन का समय तो दे दो। देखना मैं कैसे अपने दोनों बच्चों के लिए चांद से मुखड़े की लड़कियां देख के लाती हूँ। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वीर शादी करके घर आ जाता है। दरवाजे पर अपने बहू बेटे को देखकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में अपने बेटे से कहती है। वीर, तू इस घर का बड़ा बेटा है। मैं तो खुद तेरे लिए लड़की देख रही थी, फिर तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो तूने बिना मेरी मर्जी के इस लड़की से शादी कर ली। अरे क्या जरूरत थी इस काली को मेरे घर की बहू बनाने की। माँ, आपको जो कहना है मुझे कहो, पर आप मधु के रंग रूप को लेकर क्यों कुछ बोल रही हो। और मैंने मधु से इसलिए शादी करी है क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ और मुझे पता चल चुका है आप मेरे लिए लड़की देख रही हो। अगर मैं आपको पहले ही बता देता और मधु से मिलवा देता तो आप उसका काला रंग देखकर इस रिश्ते के लिए मना कर देती। बस इसलिए मैंने मधु से शादी कर ली। ओ, तो बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि वो अब अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक सकता है। वाह बेटा वाह, क्या खेल खेला है तूने। पर मैं इस काली कलमोही को अपने घर की बहू कभी नहीं अपनाऊंगी। और तू देखना, मैं कैसे तेरे छोटे भाई प्रेम की शादी बहुत अच्छी जगह करवाती हूँ। माँ, आपको प्रेम की शादी जिससे करवानी है, जहाँ करवानी है आप करवाओ। मुझे अपनी बीवी के रूप में मधु चाहिए थी और अब मधु मेरी बीवी है और मैं जहाँ रहूंगा मधु वहीं रहेगी। आप चाहे इसे अपनी बहू मानो या ना मानो। चलो मधु मेरे साथ। इतना बोलकर वीर मधु को लेकर घर में आ जाता है। कमरे में जाने के बाद मधु वीर से कहती है। वीर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। अगर माँ को हम बता देते तो शायद वो इतनी नाराज नहीं होती। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग देखकर रिश्ते के लिए सभी मना कर देते हैं, पर दिल से किया गया हर काम मुश्किल काम को आसान कर देता है। मधु, तुम बहुत भोली और बहुत मासूम भी हो। तुम नहीं जानती मेरी माँ जलेबी की तरह टेढ़ी है। वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं कबूलती और ना ही कबूलने वाली है। और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मधु वीर को समझाने की काफी कोशिश करती है, पर वीर उसकी एक नहीं सुनता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मधु घर का सारा काम करती है और एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है, पर फिर भी सुमन मधु को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाती। ऐसे ही एक दिन। देख लड़की, तू अपना ये काला चेहरा लेकर इस घर में तो आ गई है, पर अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल देना कि तू कभी इस घर की बहू बन सकती है। 2 दिन बाद मेरे बेटे प्रेम की शादी है काव्या से, और वो बहुत गोरी और सुंदर भी है, इसलिए कभी भी उसकी बराबरी मत करना। मेरी बहू काव्या है, ना कि तू, समझी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग काला है, इसीलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि आप चाहती हो कि आपके घर में आप जैसी सुंदर और गोरी बहू आए, पर आपको मुझ जैसी काली बहू मिल गई। लेकिन माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा रंग काला ना होता और मैं गोरी होती तो क्या आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लेती? सुमन उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। अब 2 दिन बाद प्रेम की शादी काव्या से हो जाती है। काव्या के आने के बाद सुमन अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करने लगती है। अरे काव्या बहू, तू तो कुछ खाती ही नहीं है, तभी तो इतनी पतली है। चल आज मेरे हाथ से खाना खा ले। प्लीज माँ जी, फोर्स मत कीजिए, मैं डाइट पर हूँ। अगर मैं इतना हैवी खाना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए एक काम कीजिए, आप मेरे लिए कुछ हल्का खाना बनवा दीजिए। बहू, ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना बेटा। मैं अभी उस कलमोही से बोल देती हूँ कि वो तेरे लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दे, ठीक है। इस तरह से सुमन एक बहू को बहू रानी का तो एक बहू को काली बहू नौकरानी का दर्जा देती है। समय यूं ही बीतता जाता है
और सुमन काव्या को सर आंखों पर बिठा कर रखती है। तो वही बेचारी मधु घर का सारा काम नौकरियों की तरह करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल मुही कहीं की भूल जाती है क्या बार बार कि काव्या बहू डाइट पर है और वो डाइटिंग करती है और वो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकती। तूने इसके लिए अलग से खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैंने काव्या के लिए खाना नहीं बनाया क्योंकि उसने मुझे फोन करके मना कर दिया था कि आज वो खाना नहीं खाएगी, वो बाहर से ही खा के आएगी। आप काव्या से पूछ लीजिए। भला मैं क्यों बाहर से कुछ खा कर आऊंगी? मैं तो डाइट करती हूँ और बाहर का फूड मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सुन लिया? अरे नहीं बनाना चाहती मेरी छोटी बहू के लिए खाना तो बोल देती ना मुझे कि गोरी बहू से जलन होती है क्योंकि मेरा रंग काला है। माँ बस करो मधु को भला बुरा कहना। मधु इस घर की बहू है, मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं। और अगर अब से मधु इस घर में काम करेगी तो काव्या को भी घर के काम करने पड़ेंगे। और अगर काव्या ने इस घर का काम नहीं किया तो मधु भी कोई काम नहीं करेगी। वीर, आप नाराज क्यों हो रहे हो? शांत हो जाइए। आप तो जानते हो ना माँ जी कैसी हैं। यही तो दिक्कत की बात है ना मधु, कि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और अगर अब मैंने कभी भी तुम्हें नौकरानी की तरह काम करते हुए देखा तो मैं तुम्हें लेकर घर से चला जाऊंगा। धमकी देकर वीर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मधु कभी भी वीर के सामने घर का काम नहीं करती। पर वीर की गैर मौजूदगी में मधु नौकरानी की ही तरह काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सुमन के पैर में काफी चोट लगती है, जिस वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। ऐसे ही एक रात पानी भी खत्म हो गया। उस कलमुही से एक काम भी सही से नहीं होता। मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, काव्या बहू को आवाज दे देती हूँ, वो मेरे लिए पानी ले आएगी। अब सुमन काव्या को आवाज लगाने लगती है, पर काव्या अपनी सास की आवाज सुनकर अनसुना कर देती है। जिसके बाद मधु अपनी सास के लिए पानी लेकर जाती है। अब इसी तरह से काव्या अपनी सास को नजरअंदाज करती है, तो वही मधु अपनी सास का खूब ख्याल रखती है। माँ जी, आपने अभी तक दवाई नहीं ली। मैं आपको दवाई देकर गई थी ना, और अगर आप समय से दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? हेलो, अगर तुम सास बहू को एक दूसरे पर इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो अपने कमरे में जाकर बात करो ना। मैं यहाँ पर टीवी देख रही हूँ, मुझे टीवी देखने में डिस्टर्ब हो रहा है यार। काव्या की बेरुखी देखकर सुमन के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अपनी दोनों बहू का असली रूप देखकर सुमन को समझ आ जाता है कि गोरा दिखने वाला हर इंसान दिल से साफ नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो इंसान रंग में काला हो उसका दिल भी काला हो। मधु बहू, अपनी सास को माफ कर दे। तूने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की, मुझे इतनी इज्जत दी, पर फिर भी मैंने कभी तेरी कदर नहीं की और अपनी दोनों काली और गोरी बहुओं में फर्क करती रही। पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। भगवान से अब मेरी एक ही विनती है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं और मैंने जो भेदभाव किया है उस भेदभाव को खत्म कर सकूं। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिसके बाद सुमन अपनी दोनों ही बहू के बीच में इस रंग के भेदभाव को खत्म कर देती है और अपनी छोटी बहू काव्या को भी लाइन पर ले आती है। रामपुर गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें 5 बहुएं रहा करती थी। आरती, निधि, चांदनी, कोमल और राखी, जो कि एक ही घर में अपने अपने पति के साथ अलग अलग रहा करती थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद वो लोग आपस में बंटवारा करके अलग रहा करते थे। पांचों ने अलग अलग रसोई, अलग अलग कमरा, अलग अलग सब कुछ कर लिया था, मगर एक चीज थी जिसका वो बंटवारा नहीं कर पाते, और वो था उनके घर के द्वार पर बना उनका हैंडपंप। पांचों बारी बारी जरूरत के हिसाब से उसी हैंडपंप से पानी भरा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह आरती हैंडपंप से खूब सारा पानी भरकर अपना सारा काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि, चांदनी दोनों उस हैंडपंप पर पानी भरने के लिए आती है। उस समय हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और दोनों आपस में कहती हैं, अरे ये क्या, इस हैंडपंप से तो पानी ही नहीं आ रहा। अगर पानी नहीं आया तो हम सब काम कैसे करेंगे? दिमाग खराब हो गया है मेरा। वही तो,
मान लिया कि हैंडपंप का बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि जो पहले आएगा वो ही सारा पानी लेकर जाएगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पांचों में से सबसे पहले यहाँ पानी भरने आया कौन था। एक बार मुझे पता चल गया ना तो अच्छे से खटिया खड़ी कर दूंगी उसकी। तभी राखी और कोमल दोनों अपनी अपनी बाल्टियां लेकर हैंडपंप के पास आती है। निधि और चांदनी को आपस में बात करता देख वो दोनों से कहती है, अरे आखिर क्या बात हो गई? तुम दोनों पानी भरने के बजाय यहाँ खड़ी होकर बात क्यों कर रही हो? बात ही कुछ ऐसी है बहन, हैंडपंप में पानी ही नहीं आ रहा और ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पांचों में से यहाँ पानी भरने के लिए कौन आया था जिसने सारा पानी ही खत्म कर दिया। सुबह सुबह जेठानी ही तो पानी भर रही थी, उनका तो घर का सारा काम हो गया है। अब हम में से सबसे पहले तो वो उठती है ना हमारे घर में। अच्छा ये बात है, तो मैं सोचूंगी हम चारों तो यहाँ मौजूद है सिवाय एक के। चलो चलते हैं, और दीदी को भी तो पता चले कि अब हम एक में नहीं जो समझौता करके बात को खत्म कर रहे हैं। अब हम अलग अलग हो चुके हैं, हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी सब कुछ देखना पड़ता है। एक हैंडपंप है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पानी वो ही भर के ले जाएं। वो चारों मिलकर आरती के पास जाती है और आरती से इस बारे में बात करती है और लड़ने लगती है। तभी आरती उनसे कहती है, अरे तुम चारों बेवकूफ हो क्या? हैंडपंप का पानी सूख गया होगा, थोड़ी इंतजार कर लो, आ जाएगा पानी, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? और मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना पानी ले लिया है। अरे ये क्या बात हुई, तुमने हमारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। अरे तो एक काम करो ना, तुम्हें अगर पानी की जरूरत है तो मेरे पास जो पानी है उसी पानी में से जब तक अपना काम चला लो। मेरे पास और भी पानी बचा हुआ है, मैंने ज्यादा पानी वेस्ट नहीं किया। तुम चारों पानी ले सकती हो, मैंने मना नहीं किया है तुम्हें। अरे बस बस दीदी, ढोंग तो आप सासू माँ के सामने किया करते थे तभी अच्छा लगता था, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम सब जानते हैं आपको, बहुत तेज हो आप। अरे घर का बंटवारा हुआ है लेकिन उस हैंडपंप का कोई बंटवारा नहीं हुआ। और दूसरी बात, पानी को बांट के नहीं बल्कि मिलकर पीना सीखो, इसी में भलाई है। चारों मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और गांव में कुआं था, वहाँ से पानी लाकर अपने घर का काम कर लेती है। लेकिन आरती का बचा हुआ पानी वो चारों नहीं लेती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन निधि सबसे पहले उठकर हैंडपंप का सारा पानी खत्म कर देती है। जब आरती बाल्टी लेकर हैंडपंप पर जाती है तो वो देखती है कि हैंडपंप का पानी सूख गया है। वो निधि के पास जाती है और निधि से कहती है, अरे निधि, लगता है हैंडपंप का पानी सूख गया है, तुमने अगर थोड़ा बहुत पानी बचाया हो तो मुझे दे दो। आपको शर्म नहीं आती क्या? पानी मांगने के लिए आप मेरे घर पे आ गए। अरे यहाँ कोई पानी वानी नहीं है। और हाँ, याद करो वो दिन जब हैंडपंप से सारा पानी आपने खत्म कर दिया था, तब आप हमें अपने घर का पानी दे रही थी, लेकिन हमने नहीं लिया था। हमने क्या किया, गांव में जो बना हुआ कुआं है वहाँ से पानी ले लिया था। तो एक काम करो, आप भी वहाँ जाओ और अपने लिए वहाँ से पानी ले लो। अरे हम एक ही घर के सदस्य और मैंने तुमसे पहले भी कहा है, पानी का बंटवारा बिल्कुल मत करो, मिलजुल कर रहो। बस बस, अपना ज्ञान अपने पास रखो। आरती को भी गुस्सा आ जाता है। वो कुएं से पानी भरकर अपने घर का काम कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी पांचों हैंडपंप से पानी भरने के लिए आती, हैंडपंप का पानी ही सूख जाया करता। ये देखकर उन पांचों को बहुत गुस्सा आता है और आपस में उन पांचों के बीच खूब लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उन पांचों की लड़ाई देखकर गांव के बाकी लोग इसका बहुत आनंद लिया करते थे। ये देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है और वो एक दिन अपनी सभी देवरानियों को समझाते हुए उनसे कहती है, देखो मैं तुम सबसे यही कहना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इज्जत को इस तरह से उठा लें। माना कि हमारे घर में हमारे सास ससुर नहीं रहते, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी इज्जत को संभाल कर रखें। हमारी लड़ाई झगड़े करने की वजह से गांव में रहने वाले सभी लोगों को बहुत मजा आता है, इसीलिए छोटी मोटी लड़ाइयों को दूर करके आपस में मिलजुल कर रहो ना। सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो। हैंडपंप का पानी खत्म करना तो आपको ही आता है ना ज्यादातर। ऐसी बात नहीं है निधि, मैं भी तुम सबकी तरह कई दिनों से पानी के लिए परेशान हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी हैंडपंप का पानी आखिर ले कौन रहा है और खत्म कौन कर रहा है। अगर आप पानी नहीं भर रही हैंडपंप से और ना हम भर रहे हैं तो कौन भर रहा है इससे पानी? यही तो सोचने वाली बात है। और जेठानी जी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोगों को मौका दे रहे हैं, वो हमारे लड़ाई झगड़े से बहुत आनंद ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच लड़ाई करवाने वाले भी बाहर वाले ही हैं। अब ऐसे ही वो पांचों बहुत समझ जाती है कि आखिर इसके पीछे कोई और ही है।
ऐसे ही एक दिन वो पांचों एक प्लान बनाती हैं। रात को वो सोती नहीं बल्कि अपने घर की खिड़कियों से अपने हैंडपंप की ओर नजर रखती हैं। वो देखती हैं कि रात के 3 बजे उनके गांव की एक औरत जो कि हैंडपंप का सारा पानी यहाँ वहाँ बर्बाद कर रही थी। ये देखकर वो पांचों उसी रात को वहाँ आती है और उस औरत को पकड़कर उससे कहती है, अच्छा, तो तू है वो जो हम पांचों देवरानी जेठानियों के बीच लड़ाई लगवा रही थी। हमसे जलती है तू? हाँ, वो तो शुक्र है कि हमें पता चल गया कि आखिर इसके पीछे कौन है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच लड़ाई लगवाने की? आज तो इसे नहीं छोड़ेंगे, पूरे गांव में इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे ताकि आगे से किसी और के घर में लड़ाई ना करवा पाए। हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो, इसे छोड़ना मत आज। देखो, तुम सबका गुस्सा जायज है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सामने वाले को मौका हम ही देते हैं। हमारी आपसी लड़ाई झगड़े के कारण सामने वाले को मौका दिया हमने, और आज उसी मौके का फायदा उठाकर ये हमारे बीच लड़ाई लगवा रही थी। आरती की बात सुनकर चारों को खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वो पांचों आपस में एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो गांव की औरत भी वहां से चली जाती है और उसे भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। नीतू नाम की एक औरत स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही होती है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, वैसे ही उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक इंसान से चुड़ैल बन जाती है। उसे देख छोटे बच्चे और बाकी के सभी लोग डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद चुड़ैल सबसे बोलती है, तुम सब मुझसे डरो मत, मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं करूँगी। मैं तो बस यहाँ पूरी सब्जी बेचने के लिए आई हूँ। भागो चुड़ैल, ये चुड़ैल हमें मारकर खा जाएगी। इस तरह से पूरे स्टेशन पर तहलका मच जाता है। जिसके बाद चुड़ैल स्टेशन से गायब हो जाती है और स्टेशन के बाहर जाकर खुद से बोलती है, ये मेरा चुड़ैल रूप कैसे आ गया? मैं तो इंसानी रूप लेकर स्टेशन पर अपनी पूरी सब्जी बेच रही थी। लगता है मुझे यहाँ शक्तियाँ सिर्फ दिन के लिए मिली हैं। मैं सिर्फ दिन में ही अपना इंसानी रूप ले सकती हूँ और बच्चों को पाल सकती हूँ और स्टेशन पर जाकर पूरी सब्जी बेच सकती हूँ। रात होते ही मुझे दुनिया की नज़रों से छुपना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मुझे एक खतरनाक चुड़ैल समझकर मुझसे यूं ही भागते रहेंगे। पर मैं ऐसे रूप में अपने बच्चों के सामने भी तो नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं? अब मुझे सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहीं पर बैठ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही चुड़ैल एक बार फिर से अपना इंसानी रूप ले लेती है और स्टेशन पर जाकर पूरी सब्जी बेचने लगती है। भाई साहब, पूरी सब्जी 20 रुपए प्लेट है, आप मुझसे मेरी पूरी सब्जी ले लो, आपका बच्चा बहुत भूखा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे 3 प्लेट पूरी सब्जी दे दो। ठीक है साहब, अभी देती हूँ। अब चुड़ैल उस आदमी को 3 प्लेट पूरी सब्जी देकर अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और खुद से बोलती है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो भी भूखे होंगे, पर मैं उनके सामने रात को नहीं जा सकती क्योंकि रात में मेरा असली रूप आ जाता है। अगर मेरे बच्चों ने मेरा असली रूप देख लिया तो वो मुझसे डरने लगेंगे और दिन को मुझे यहाँ स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचनी है। अगर मैं पूरी सब्जी नहीं बेचूंगी तो मैं अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य नहीं देख पाऊंगी। मैं 2 दिन से घर नहीं गई हूँ। एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ, एक बार अपने बच्चे को देख लेती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पूरी सब्जी बेचना बंद करके अपने घर चली जाती है तो वो देखती है कि इसकी छोटी बेटी नेहा और बेटा रवि भूख से तड़प रहे हैं। नेहा जैसे ही अपनी माँ को देखती है, वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें पता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा है माँ। जो भी था मैंने रवि को खिला दिया, पर रवि अब भी भूखा है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो, तुम ये पूरी सब्जी खा लो। अब चुड़ैल अपने हाथों से अपने बच्चों को पूरी सब्जी खिलाती है। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और रात होने लगती है, परंतु रात होने से पहले ही चुड़ैल अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद से बोलती है, बच्चों, मुझे तुम्हें जल्दी सुलाना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि अब मैं मर चुकी हूँ और मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अगर मैंने तुम्हें मेरी सच्चाई बताई तो तुम मुझसे डरने लगोगे। अब मुझे इसी तरह से तुम्हारे साथ रहना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपना मुंह ढक लेती है और अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है
और वो पूरी सब्जी बेचने के लिए अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर स्टेशन पर चली जाती है और पूरे दिन वो स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ चढ़ कर लोगों को पूरी सब्जी देती है। पूरी सब्जी ले लो, पूरी सब्जी, गरम गरम पूरी सब्जी, घर की बनी हुई ताजी पूरी सब्जी। इस तरह से चुड़ैल पूरी सब्जी बेचती है और शाम होने से पहले अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम को घर आने के बाद वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और रात होते ही उन्हें सुला देती है। खुद घूंघट करके अपने बच्चों के पास सो जाती है ताकि उसके बच्चों को कभी उसकी सच्चाई पता न चल सके। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल अपना इंसानी रूप लेकर स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही होती है। तभी पीछे से आवाज आती है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मुझे एक प्लेट पूरी सब्जी दे सकती हैं? यह आवाज तो मेरे पति विनोद की लग रही है। इतना बोलकर चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है और वो अपने सामने अपने पति विनोद को पाती है। विनोद भी अपनी बीवी नीतू को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद विनोद चुड़ैल से बोलता है। नीतू, तुम यहाँ पूरी सब्जी बेच रही हो? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं जब से जेल से निकला हूँ तब से मैं तुम्हें और बच्चों को ही ढूंढ रहा हूँ। हमारे बच्चे कहाँ हैं नीतू? वो किस हाल में हैं? आपके जाने के बाद हमसे हमारा घर छिन गया। हमारी हालत बद से बदतर हो गई। गांव की मौसी ने स्टेशन के पास वाली झोपड़ी में हमें रहने को जगह दे दी। बस तब से मैं अपने बच्चों को लेकर इस झोपड़ी में रह रही हूँ और स्टेशन पर आकर पूरी सब्जी बेच रही हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और घर चला सकूं। पर आप जेल से कैसे बाहर निकले? नीतू, मुझे चोरी के इल्जाम में जेल भेजा गया था। मालिक को लगता था कि उन्होंने जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने ही चोरी करे हैं। परंतु मेरे जेल जाने के बाद जब दूसरा मैनेजर आया तो उसके साथ भी यही हुआ, जिसके बाद मेरे मालिक को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि हमारे ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय का किया धरा है। बस फिर क्या था, मेरे मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ही सही गुनहगार को जेल पहुंचाया और मुझे जेल से निकलवा लिया और फिर से मुझे ऑफिस का मैनेजर बना दिया। पर जब से मैं जेल से निकला हूँ मैं तुम्हें और बच्चों को ही ढूंढ रहा हूँ। गांव में मैंने सबसे पूछा पर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और गांव वालों से ही मुझे पता चला कि मौसी भी कुछ दिन पहले ही चल बसी, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। मुझे बहुत खुशी है कि आप सही सलामत जेल से रिहा हो गए। नीतू, अब तुम मुझे जल्दी से बच्चों के पास ले चलो। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अब से एक साथ पहले की तरह रहेंगे, हंसी खुशी से। विनोद की बातें सुनकर चुड़ैल अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जिसमें वो अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। पर तभी उसे याद आता है कि अब वो कोई इंसान नहीं है बल्कि उसकी रेल हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, नहीं, इतनी मुश्किलों से मुझे खुशियां मिली हैं। मैं अपनी सच्चाई विनोद को अभी नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि कुछ महीने पहले ट्रेन के नीचे आने से मेरी मौत हो गई थी और तब मैं मर चुकी थी, तो ये मेरा असली रूप देखकर डर जाएंगे। इतने दिनों बाद मुझे खुशियां मिली हैं। नहीं, मैं ये सच इन्हें नहीं बता सकती। नीतू, तुम क्या सोच रही हो? चलो मुझे बच्चों के पास लेकर चलो। अब चुड़ैल अपना सच छुपाकर विनोद को बच्चों के पास ले जाती है, जहां बच्चे विनोद को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नीतू अपनी इसी खुशी में सब भूल जाती है कि वो मर चुकी है, जिसके बाद उसका असली रूप उसके बच्चों और पति के सामने आ जाता है। इसके बाद नीतू विनोद को सारी सच्चाई बताती है और विनोद से बोलती है, आप लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे यह शक्तियाँ दी थी ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। अब आप आ चुके हैं, इसीलिए मेरी मुक्ति का समय हो चुका है। अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनोद अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता है।